अस्सलाम वालेकुम। वेलकम लेक्चर नंबर 30 में। और आज के लेक्चर में अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा है उसे सम अप करते हुए हम अपनी बिगेस्ट ऐप बनाएंगे माइंड ट्रेनर। और मैं इस ऐप को एक बार आपके सामने एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आप इसे व्यू कर सकें। तो हमारे पास इस तरह से ये ऐप स्टार्ट होगी। इसमें हम गो का बटन दबाएंगे तो यहाँ एक टाइमर होगा। वो टाइमर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और हम क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे। राइट रॉन्ग, एक रॉन्ग अटेम्प्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ टाइमर ज़ीरो होने के बाद हमें बताया जाएगा कि फ़ाइनल स्कोर हमारा क्या था। और आप प्ले अगेन प्रेस करेंगे, दोबारा से हमारे पास ये सिलसिला जो है आकर शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन के आंसर पर करेक्ट या इनकरेक्ट, आखिर में फ़ाइनल स्कोर, और फिर हमारे पास जब फ़ाइनल स्कोर होगा ये ऐप प्ले नहीं होगी। तो जितनी चीज़ें अब तक हमने लर्न की हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट देखने से पहले एक बार ख़ुद इसे आप ट्राई करें और इस ऐप को बनाने की कोशिश करें। सो ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड गो फॉर इट। आई होप आपने किसी हद तक मैनेज कर लिया होगा। हम इसे बनाते हैं और एज़ बिफोर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इस प्रोजेक्ट का मैं नाम रखता हूँ माइंड ट्रेनर ऐप। नेक्स्ट, और डिफ़ॉल्ट ही हम यहाँ से चूज़ करते हैं, हर चीज़ फिनिश कर देते हैं। इस ऐप में प्रीवियस जो ऑप्शन हमने पढ़े हैं और थोड़ी सी लॉजिक बिल्ड हम खुद से करेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छी चीज़ लर्न करने के लिए मिलेगी। और ख़ुद अगर आपने ट्राई करते हुए इसे कम्प्लीटली बनाया है तो वेरी वेल डन, वरना जहाँ तक भी आप इसे बना चुके हैं, मज़ीद ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी सारी वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये टेक्स्ट व्यू जो है डिफ़ॉल्ट इसे ख़त्म करते हैं। और इसे ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ एक टेक्स्ट व्यू जो है वो लगाता हूँ, जिस टेक्स्ट व्यू पे हम टाइम चेक करेंगे। यहाँ मैं इस टेक्स्ट व्यू को लगाता हूँ और इस टेक्स्ट व्यू का नाम हम चेंज करते हैं और इसका नाम मैं टाइमर टेक्स्ट व्यू रखता हूँ। पहले भी जैसे कई वीडियोस में मैं आपको कह चुका हूँ कि हमेशा ऑब्जेक्ट्स के नाम, वेरिएबल्स के नाम, मेथड्स के नाम ऐसे रखें जो कि कुछ मतलब रखते हो, मीनिंगफुल हो, हमें वो देखकर आइडिया हो सके कि हमने ये किस लिए इस्तेमाल किए। और यहाँ आते हैं, आने के बाद इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज करते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इनिशियली इस पर जैसे टेक्स्ट जो है वो हमें नज़र आए 10 सेकेंड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल 10s, ताकि इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग जो है वो करने में हमें आसानी हो। टाइमर टेक्स्ट व्यू है, यहाँ आते हैं, इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैं कुछ चेंज करता हूँ। 25 हम यहाँ इसका साइज़ ट्राई करते हैं, 25 SP, और ये इसका साइज़ हो गया। और इस तरह से थोड़ी सी जो है इसमें पैडिंग भी देते हैं और ये पैडिंग मैं यहाँ लेट्स से इंसर्ट कर देता हूँ। हम कुछ पैडिंग यहाँ ट्राई 25 और 10 dp हम जो है यहाँ इसकी पैडिंग देते हैं। ये इसकी पैडिंग हो गई। और इसका कलर जो है, टेक्स्ट कलर, वो हम यहाँ से चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद टेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ ब्लैक कर देते हैं, प्योर ब्लैक कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा ये विजिबल हमारे पास ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। इसे मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ें डिज़ाइन करते हुए हमें कुछ क्लियर नज़र आएँ। और इस तरह से इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी देते हैं। कुछ कलर्स जो हैं तो सिंपल से बहरहाल अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। कुछ कलर्स जो हैं मैंने यहाँ देखे थे, जैसे टाइमर टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ होलो ब्लू लाइट जो है कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड में आते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड में आने के बाद आप कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट हमारे पास कलर्स मौजूद हैं। ये कलर मैं यहाँ चूज़ करता हूँ, ये कलर यहाँ बैकग्राउंड पर हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद इसके जो मार्जिन्स हैं वो हम देख लेते हैं। टॉप से इसका 25 है, 25 नहीं करते, इतना ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, जस्ट 5 जो है या 10 हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फिर हमारे पास ये स्क्रीन के लेफ़्ट में जो है
यहाँ हम देखते हैं कितना मार्जिन हमें चाहिए, और मेरे ख्याल से करंटली इस वक्त ये जहाँ मौजूद है स्क्रीन से इसका मार्जिन ठीक है। या अदरवाइज़ आप इसे मज़ीद थोड़ा सा अगर स्क्रीन के साथ करना चाहते हैं तो हम यहाँ लेआउट मार्जिन में आते हैं और स्टार्ट से इसका मार्जिन 16 है, लेट्स से मैं वो 10 करता हूँ। तो आई होप ये ज़्यादा बेहतर हो गया। इसी तरह से ये टाइम शो करेगा। टाइम शो करने के बाद नेक्स्ट जो है हम यहाँ एक टेक्स्ट व्यू इंसर्ट करते हैं जो कि स्कोर शो करेगा कि करंटली यूज़र का स्कोर जो है वो क्या है। तो अब हम इसके टेक्स्ट टैब में आते हैं, टेक्स्ट मोड में आते हैं। यहाँ डिज़ाइन करना डेफिनेटली ज़्यादा पावरफुल है और इजी है। यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ इसे हम पेस्ट करते हैं और इसका जो है मैं आईडी चेंज कर देता हूँ। टाइमर टेक्स्ट व्यू की बजाय हम इसे स्कोर टेक्स्ट व्यू करते हैं। और सिमिलरली अभी ये दोनों क्योंकि सेम पोजीशन पर हैं हमारे पास स्टार्ट से, इसलिए यहाँ दोनों हमें दूसरा टेक्स्ट व्यू नज़र नहीं आ रहा है। मैं चेंज करता हूँ, इसे 100 करता हूँ और 400 करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया। लेट्स से इसे 350 करते हैं और इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं ताकि हमें उसके हिसाब से इनिशियली सेटिंग करने का आइडिया हो। लेट्स से मैं यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 20 दे देता हूँ और यहाँ हम इसे 300 देखते हैं और 300 की बजाय 280 अगर मैं इसकी पोजीशन करता हूँ, डेट विल बी गुड। और फिर इसका भी एक कलर जो है वो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं स्कोर टेक्स्ट व्यू में, होलो ऑरेंज डार्क। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कलर्स जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से जो भी चूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसमें जो है हमारे पास ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। अब यहाँ मैं इसे चेंज करता हूँ और चेंज करने के लिए हमारे पास ये काफ़ी जो हैं कलर्स हैं, थोड़ा ऐसा सा कलर हो जो ज़रा ज़्यादा आई कैचिंग हो। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम एक टेक्स्ट व्यू बनाते हैं क्वेश्चन के लिए। यहाँ हमारे पास जो है वो क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और उस क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, बाद में हम इसकी सेटिंग चेंज कर लेंगे इसी टेक्स्ट व्यू को जो हमने पहले से एक बनाया हुआ था, और इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं और करंटली कोई भी एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ लिख देता हूँ 19 + 90। फिर हम इसकी स्टार्ट से पोजीशन चेंज करते हैं। लेट्स से ये 280 है, 280 की जगह मैं 200 करता हूँ, 150 करता हूँ। अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम कुछ चीज़ें डिज़ाइन करते हैं ताकि डिज़ाइन बाद में भी बेहतर रहे, इसे आप जितना भी सेंटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन चेंज होगा, लेट्स से मैं आपको ये पहले सेंटर कर दिखाता हूँ। अगर हम 130 करते हैं या 135 करते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमें सेंटर्ड लगता है। इसकी आईडी यहाँ से चेंज करते हैं और मैं इसकी आईडी कर देता हूँ क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू। इसी तरह से इसका जो मार्जिन टॉप से है वो 10 है, 50 कर देते हैं और लेट्स से 60 एंड 70 विल बी बेटर। अब यहाँ अगर मैं इसके कंटेंट्स चेंज करता हूँ तो ये मिडल में नहीं रहेगा। अब कंटेंट्स नहीं है, या अगर वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हमारे पास इसकी पोजीशन जो है वो सेंटर से चेंज हो जाएगी। तो एक तो चीज़ ये कि मैं इसे सेंटर में इस तरह से सेट करना चाहता हूँ कि अगर मैं इसमें सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर दूँ जब भी ये सेंटर में रहे, और वैल्यूज़ अगर बढ़ा दी जाएँ जब भी ये हमारे पास सेंटर में ही रहे। ये काम करने के लिए पहले तो मैं यहाँ जस्ट जैसे 19 मैंने किया हुआ था, डिफ़ॉल्ट हमने एक वैल्यू रखी हुई थी, वो हम यहाँ वैल्यू रख लेते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, अलाइन पेरेंट स्टार्ट और टॉप, इस तरह से मैं इसे अलाइन नहीं करना चाहता, बल्कि मैं यहाँ आकर लिखता हूँ एंड्रॉयड, और जैसे आप एंड्रॉयड कॉलन लिखते हैं डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। इसे हम नीचे करते हैं लेआउट और डिफरेंट ऑप्शंस हम देखते हैं। ये सेंटर हॉरिजॉन्टल, ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मेरे ख्याल से हमें फ़ायदा देगा। मैं सेंटर हॉरिजॉन्टल में ट्रू कर देता हूँ और फिर सेंटर हॉरिजॉन्टल में ट्रू करने के बाद ये जो आपने स्टार्ट से इसे वैल्यू दी थी, अब इसे देने की ज़रूरत नहीं रह जाती। अब यहाँ ज़रा आप नोटिस करें, मैं ये वैल्यू चेंज करता हूँ तो ये सेंटर में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर वैल्यू में
इंक्रीज़ करता हूँ तो ये सेंटर से ही एक्सपैंड होता है। इस तरह हमारे पास ये अब कहाँ रहेगा, सेंटर में ही रहेगा। कुछ चीज़ें तब्दील करते हैं क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यूज़र चाहते हैं ज़्यादा बेहतर तरह से व्यू कर सके। इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो मैं चेंज करता हूँ, 25 की जगह हम इसे 35 कर देते हैं। और इस तरह से इसके लिए भी एक सिंपल सा कलर जो था होलो रेड लाइट, क्योंकि ये भी हमारे पास आई कैचिंग कलर होता है रेड भी, तो यहाँ मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम इसमें कोई भी जो है, जैसे ये रेड लाइट है, ये कलर चूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया। अब आंसर्स के लिए मैं यहाँ ये टेक्निक यूज़ करता हूँ कि एक ग्रिड लेआउट हम लगाते हैं और उस ग्रिड लेआउट पर हम डिफरेंट 4 बटन्स लगाएंगे, जिन बटन्स पर हम यूज़र को आंसर डिस्प्ले करेंगे ताकि यूज़र उनमें से किसी आंसर को चूज़ कर सके। तो पैलेट में आते हैं और पैलेट में आने के बाद ये ग्रिड लेआउट आ गया और इस ग्रिड लेआउट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फ़िलहाल इसे यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ और इसकी जो हाइट है वो हम कम कर देते हैं। लेट्स से मैं इसकी हाइट जो है वो 300 कर देता हूँ। तो सॉरी, ग्रिड लेआउट ये हमारे पास इसकी जो हाइट है वो हो गई 300। और 300 होने के बाद थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं कि ये जो था हमारा क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू, टॉप से यहाँ डीपी लिखते हैं और टॉप से हम जो क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू था इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। जैसे ये हमारे पास टॉप से 70 है तो 60 कर लेते हैं इसे, या आई होप 65 विल बी बेस्ट। तो दोबारा डिज़ाइन में आते हैं। ये हमारे पास ग्रिड लेआउट है और अब मैं इस ग्रिड लेआउट पर 4 बटन्स इंसर्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, जब आपके पास स्क्रीन पर मल्टीपल लेआउट्स हों, जैसे इस वक्त हमारे पास मोर देन 1 लेआउट्स हैं, एक रिलेटिव लेआउट है और एक ग्रिड लेआउट है, ऐसी सूरत में अगर आप कोई यहाँ से पैलेट से कोई विजेट ड्रैग ड्रॉप करते हैं और आप चाहते हैं एक्यूरेटली ये उसी लेआउट पर ड्रॉप हो जिस लेआउट पर आप इसे ड्रॉप करना चाहते हैं, तो बजाय आप उसे ड्रैग करने के बाद यहाँ स्क्रीन पर ड्रॉप करें, आप ड्रैग करें और यहाँ लाकर ड्रॉप करें। जैसे मैं ये एक बटन ड्रैग करता हूँ और ड्रैग करने के बाद यहाँ ग्रिड लेआउट पर लाकर ड्रॉप करता हूँ, तो इससे मुझे 100% श्योरिटी होगी कि ये बटन हमारा फर्स्ट टाइम ही आकर ग्रिड लेआउट पर लगेगा, बजाय इसके कि हम बार बार ट्राई करें और इसकी पोजीशन को चेंज करें। टेक्स्ट में आते हैं और ये ग्रिड लेआउट है। ग्रिड लेआउट पर हमारे पास बटन आ गया। बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बटन 0 इसे कहता हूँ और यहाँ हम कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं। मैं यहाँ 20 स्टोर करवा देता हूँ इनिशियल, बाद में हम इसे डेफिनेटली अपडेट करेंगे। और यहाँ आने के बाद अब एंड्रॉयड और लेआउट ग्रेविटी फिल, मैं चाहता हूँ ये बटन हमारे पास इक्वल साइज़ के हों और स्क्रीन पर इक्वली आ रहे हो। तो आपको याद होगा हमने एक साउंड बटन ऐप बनाई थी, उसमें भी हमने इस तरह से ग्रिड लेआउट को यूज़ किया था। तो फिर एंड्रॉइड हम इसके बाद चेंज कर देंगे सारे का सारा। इसके बाद इसकी जो लेआउट है रो और कॉलन, वो वैल्यूज़ हम देंगे और इसके अलावा रो वेट और कॉलन वेट, मैं इसका रो वेट भी 1 दे देता हूँ और कॉलन वेट जो है वो भी हम इसका 1 दे देते हैं। अब इसकी पोजीशन ग्रिड पर हम इसकी रो जो है वो 0 और इसी तरह से कॉलन जो है वो भी 0 मैं कर देता हूँ। और इसके अलावा एक चीज़ और, इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो हम चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ बटन पर जो टेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले होगा, आंसर जो यूज़र देखेगा उस आंसर का साइज़ ज़्यादा होना चाहिए। मैं यहाँ लेट्स से 40 SP जो है वो ट्राई करता हूँ और हम देखते हैं कि 40 SP की वैल्यू कितनी हमें नज़र आती है। फ़ाइन, इसके अलावा फिर हम मज़ीद इसमें कोई बटन में चेंज करनी होगी कर लेंगे और 50 SP मैं यहाँ ट्राई करता हूँ। अब पहला बटन लग गया। अब दोबारा इधर आते हैं टेक्स्ट में और इस बटन को मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं 2nd 3rd 4th
और अब इन पे अप्रोप्रिएट चेंजेस जो हमने करनी है वो कर लेते हैं। ये फर्स्ट बटन हो गया ID 0 रो 0 कॉलन 0। इसी तरह इस बटन को हम ID 1 देते हैं, इसमें रो 0 रहेगी और कॉलन 1 बन जाएगा। साथ साथ जो प्रीव्यू है इसमें आप देख सकते हैं इस सब चेंजेस का इफ़ेक्ट। फिर यहाँ हम बटन 2 बना देते हैं, इसमें रो 1 एंड कॉलन 0, और इसी तरह से लास्ट में मैं इसे बटन 3 बना देता हूँ। और यहाँ हमारे पास रो जो है वो 1 होगी और कॉलन भी 1 होगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर जो है इनमें अलग अलग हम ऐड कर लेते हैं बटन्स को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए। जैसे बटन 0 है और इस बटन 0 का जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज कर लेता हूँ। कुछ वैल्यू मेरे पास ये एक मौजूद है, बट इसे हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं। ये एक कलर हो गया। सेकंड बटन को चूज़ करते हैं और सेकंड बटन का जो बैकग्राउंड है हमारे पास यहाँ से सेकंड बटन में हम टेक्स्ट कलर हाईलाइट इन्वर्स मतलब ये एक चूज़ किया हुआ है। मज़ीद भी हम यहाँ देख लेते हैं, अगर कोई हमें और इसमें बेहतर लगता है कलर तो हम यहाँ से उसे चूज़ कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है, क्लिक करते हैं, कलर्स पर आते हैं और ये हमारे पास कुछ कलर आ गए हैं और इन कलर्स में से कोई भी कलर जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे लेट्स से मैं ये लाइट कलर जो है ये एक चूज़ कर लेता हूँ इस बटन के लिए। थर्ड बटन पर आते हैं और इस बटन में आने के बाद इसका एक लेट्स से पर्पल जो है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में आने के बाद कलर्स, और कलर्स में हमारे पास एक ये कलर आ गया। और लास्ट बटन है और इस बटन के भी बैकग्राउंड में आते हैं और लेट्स से इसे ग्रे ही रहने देते हैं, थोड़ा सा डार्कर कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्क्रीन में बटन सेट हो गए, वो बटन जो यूज़र को आंसर शो करेंगे और इन्हें प्रेस करने से यूज़र जो है हम यूज़र को करेक्ट या रॉन्ग के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। फ़िलहाल जो आखिरी चीज़ स्क्रीन पर सेट करना रह जाती है वो हमारे पास है यूज़र ने जितना भी हमारे पास रिज़ल्ट मतलब उसका जो भी आया है कि ये करेक्ट था, रॉन्ग था या फाइनल रिज़ल्ट जो हम शो करेंगे, अब वो मैं चाहता हूँ एक्यूरेटली बिल्कुल ये यहाँ आकर सेंटर में शो हो। तो अगर हम इसे सेंटर में शो करना चाहते हैं टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ आने के बाद ये हमारे पास टेक्स्ट व्यू है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। इसी टेक्स्ट व्यू को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद हम इसे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ इसका टेक्स्ट मैं चेंज करता हूँ और टेक्स्ट कर देता हूँ रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू, कि यहाँ हमें रिज़ल्ट नज़र आएगा। और सिर्फ हम क्या करते हैं कि इसका जो टॉप से मार्जिन है उसे चेंज कर देते हैं। तो जितना हम टॉप से मार्जिन इसका चेंज करेंगे तो ये हमारे पास स्क्रीन में अप्रोप्रिएट पोजीशन पर शो हो जाएगा। 35 50 विल बी बेस्ट। तो करंटली यहाँ मैं शो करवा देता हूँ लेट्स से करेक्ट, फिर तो ऑन स्पॉट जो भी हम इसमें चेंज करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। और इसमें थोड़ी सी चेंजेस मैं ये करना चाहता हूँ कि ये यूज़र को जो रिज़ल्ट शो करवाया जाएगा इसका साइज़ हम मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं और 40 कर देते हैं। और इसमें बैकग्राउंड कलर वगैरह जो हैं, टेक्स्ट कलर हमारे पास आ गया, बैकग्राउंड कलर मैं इसमें नहीं देना चाहता हूँ तो मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ। इस तरह से हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो एक स्क्रीन का जो इनिशियल लेआउट हमें चाहिए वो हमने यहाँ डिज़ाइन कर लिया है। एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें ये स्क्रीन पर नज़र आता है। ये इस तरह से हमें ये ऐप रन होने के बाद स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आएंगी और लुकिंग गुड। तो अब हम आते हैं जी मेन एक्टिविटी .java में और यहाँ आकर कोड करना शुरू करते हैं। अब यहाँ फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देखें जो क्वेश्चन मैंने जनरेट करने हैं वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होंगे, रैंडम क्वेश्चन होंगे। और रैंडम क्वेश्चंस
अगर हम जनरेट करना चाहते हैं तो रैंडम की एक क्लास है, उसके ज़रिए जनरेट करेंगे। क्वेश्चन हमने एक से ज़्यादा बार जनरेट करने हैं। कभी भी अगर आपने कोई ऐसा कोड इस्तेमाल करना हो जो आपने एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना है, तो हमेशा हम उसके लिए क्या करते हैं, एक अलग मेथड बनाते हैं, उसमें लिखते हैं री राइटिंग ऑफ कोड जो है ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं होती है। तो मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड, और इस मेथड का मैं नाम रखता हूँ क्वेश्चन जनरेटर। और क्योंकि ये हम किसी बटन के थ्रू कॉल नहीं कर रहे हैं, वैसे ही कॉल हो जाएगा स्टार्ट में, तो व्यू का ऑब्जेक्ट पास करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद मैं रैंडम जो है एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रैंडम क्लास का, और फिर हम यहाँ इंटीजर्स बनाते हैं। एक मैं बनाता हूँ इंट a b, दो हम इंटीजर्स बनाते हैं, और यहाँ a इज़ इक्वल टू रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और नेक्स्ट इंट में हम बताते हैं कहाँ से कहाँ तक नंबर चाहिए। आप जिस तरह मर्ज़ी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। 10 का मतलब है हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से 9 तक। इसी तरह से b में भी एक रैंडम नंबर जनरेट करवा लेते हैं, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट, और यहाँ भी मैं 10 लिखता हूँ। फिर हम एक इंटीजर यहाँ बनाते हैं करेक्ट आंसर, और करेक्ट आंसर इज़ इक्वल टू a प्लस b। ये काम होने के बाद अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखें। जब भी आप कोई ऐप बना रहे हैं जिसमें काम ज़्यादा है, हमेशा उसे स्टेप्स में बनाएं। हर स्टेप को कंप्लीट करें, एग्जीक्यूट करें, और फिर चेक करें कि आपको इसका प्रॉपर रिज़ल्ट मिलता है या नहीं, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आइडेंटिफाई होगी, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप साथ साथ एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना भी आसान हो जाता है। अब हमने ये जो क्वेश्चन जनरेट हुआ है यहाँ इस टेक्स्ट व्यू में, जिस टेक्स्ट व्यू का नाम हमने क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू रखा है, इसमें हम इसे सेट करवाएंगे। यहाँ जो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं मैं क्लास लेवल पर बनाऊंगा, क्योंकि मे बी हमें डिफरेंट मेथड्स में उन्हें इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो टेक्स्ट व्यू, और यहाँ भी मैं इसका नाम क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू रखता हूँ। ऑन क्रिएट में आते हैं, और ऑन क्रिएट में आने के बाद हम इसे इनिशियलाइज करवाएंगे। तो क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू इज़ इक्वल टू टेक्स्ट व्यू में हम इसे टाइप कास्ट करते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू। फिर सिंपली हम इस मेथड में आते हैं, और यहाँ आने के बाद मैं लिखता हूँ क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और आप जानते हैं इस मेथड में जो चीज़ आप सेट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हम इस a और b को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ a। फिर दरमियान में मैं चाहता हूँ कि एक प्लस का साइन शो हो, और प्लस के साइन के बाद फिर दोबारा से हम लिखते हैं स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ p। तो जस्ट अभी इतना हम काम करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जनरेटर कॉल कब होगा, जैसे ही हमारी ऐप रन होती है हम चाहते हैं क्वेश्चन जनरेटर कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ जो है ऑन क्रिएट में क्वेश्चन जनरेटर को कॉल करता हूँ। इसे हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कोई प्रॉब्लम इसमें हुई तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी अभी हमारे पास। ये देखें हमारे पास एक क्वेश्चन जनरेट हो गया 2+1, और इसे दोबारा से रन करते हैं क्योंकि अभी हमने प्ले अगेन डिज़ाइन नहीं किया, तो हम इसे स्टॉप करेंगे फिर रन करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ये हमारे पास ऐप एग्जीक्यूट हुई है तो अब की बार 8+7 है। गुड जी, यहाँ तक हमने काम कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद हम ये करते हैं कि अब जो बटन्स हैं उनमें हमने सेट करवानी है कोई भी वैल्यू, और बटन्स पर टेक्स्ट सेट करवाने के लिए फ़िलहाल मैं ये करता हूँ कि हम जितने भी रिज़ल्ट्स हमारे पास हैं, हमें पता है फ़िलहाल करेक्ट रिज़ल्ट क्या है, हम वो सेट करवा देते हैं। फिर हम रेंडमली देखेंगे कि किस तरह से इन चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। बटन्स को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए हम बटन के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और बटन क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और बटन 0, और इसी तरह से बटन 1, फिर
बटन 2 और फिर हम यहाँ बटन 3 और सेम एज टेक्स्ट व्यू। यहाँ आने के बाद हम इसे जो है वो इनिशियलाइज करते हैं बटन और फाइंड व्यू बाय आईडी r.id बटन 0 और इस लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और हम इसे पेस्ट करते हैं। इसी तरह ये बटन 1 हो जाएगा, 2 3 और यहाँ भी बटन 1 2 एंड 3। इनिशियली मैं क्या करता हूँ कि जो करेक्ट आंसर है वो लेट से पहले बटन पर ही सेट करवा देता हूँ। फिर हम एक बार इसे रन करने के बाद चेक करेंगे कि टेक्स्ट सेट हो गया है या नहीं हुआ, फिर इसे रैंडम किस तरह से सेट किया जाएगा वो देखते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली लिखता हूँ बटन 0 डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ भी जो टेक्स्ट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर यूज़ करेंगे। और फिर जो बाकी बटन है बटन 1 डॉट सेट टेक्स्ट, इसमें मैं कोई भी वैल्यू जो है वो सेट करवा देता हूँ खुद ही। लेट्स से मैं यहाँ 23 सब में सेट करवा देता हूँ और इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं बटन 1 बटन 2 बटन 3, सेव और अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमें जो आंसर है करेक्ट आंसर वो हमेशा पहला बटन जो है हमारा बटन 0 जो है उस पर आपको सेट नज़र आएगा। जैसे 6 + 1 7 है और इसे फिर से अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जैसे ही वहाँ क्वेश्चन चेंज होगा, क्वेश्चन चेंज होने के साथ साथ हमारे पास आंसर जो है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। जैसे 5 + 1 6 है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर कि आप किस तरह से इस आंसर को रैंडमली बटन्स पर सेट करवाएंगे। ये काम करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं सिंपल सा ये मेथड फॉलो करता हूँ कि हम एक इंटीजर बनाते हैं, मैं उसका नाम रखता हूँ लोकेशन ऑफ करेक्ट आंसर और इनिशियली मैं इसे रैंडमली जनरेट करवाता हूँ ताकि हमें भी ना पता हो कि नेक्स्ट टाइम लोकेशन क्या होगी। और क्योंकि आपके पास बटन 4 है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे ताकि लोकेशन का जो आंसर है वो हमेशा हमें बिटवीन 0 एंड 3 मिले। अब हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं फॉर एंड i = 0 और एंड i < 4 और यहाँ मैं i++ लिखता हूँ। अब थीम हम ये फॉलो करेंगे कि हम एक एरे लिस्ट बनाएंगे और उस एरे लिस्ट की इस लोकेशन पर, मतलब जो लोकेशन रैंडमली जनरेट होगी उस पर करेक्ट आंसर स्टोर करवा देंगे, बाकी सब पर इनकरेक्ट आंसर स्टोर करवाएंगे। तो हर बार रैंडम नंबर जनरेट होने से चांस होगा कि लोकेशन चेंज होती रहेगी। तो हम एक एरे लिस्ट बनाते हैं, एरे लिस्ट, और मैं इस एरे लिस्ट को बना रहा हूँ इंटीजर के लिए। इसका हम नाम रख देते हैं आंसर्स लिस्ट = न्यू एरे लिस्ट फॉर इंटीजर्स। अब इस लूप में आने के बाद मैं चेक करता हूँ कि इफ़ i = लोकेशन ऑफ करेक्ट आंसर, मतलब जहाँ भी हमारे पास i की वैल्यू इससे मैच करेगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम यहाँ जो नंबर जनरेट होता है वो 2 है, तो जब i 0 होगा ये कंडीशन नहीं चलेगी, 1 पर भी नहीं चलेगी। तो मतलब 0 और 1 लोकेशन पर हम इस एरे की रॉन्ग आंसर स्टोर करवाएंगे और जैसे ही लोकेशन 2 होगी हम करेक्ट आंसर स्टोर करवाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब ये चलता है तो अब की बार हो सकता है इसमें लोकेशन 1 हो, तो अब 0 पर रॉन्ग आंसर स्टोर करवाएंगे, 1 पर करेक्ट स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह से हर बार हमें एक रैंडम पोजीशन मिलती रहेगी। तो अगर i = लोकेशन ऑफ करेक्ट आंसर है तो हम लिखेंगे आंसर्स लिस्ट डॉट ऐड, और क्योंकि ये लिस्ट इंटीजर के लिए है तो डायरेक्टली हम इसमें करेक्ट आंसर लेकर ऐड कर देते हैं। फिर हम यहाँ एक इंटीजर बनाते हैं और उसका मैं नाम रखता हूँ इनकरेक्ट आंसर। और इनकरेक्ट आंसर हम कैसे जनरेट करेंगे, रैंडम के थ्रू ही जनरेट करेंगे, रैंडम डॉट नेक्स्ट इंट। अब अगर मेरे पास जो नंबर हैं वो मैंने रैंडमली जनरेट किए हैं 10 तक, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को ऐड करने से मैक्सिमम आंसर हमारे पास क्या आ सकता है,
0 to 19 आ सकता है, यहाँ हम 20 लिखेंगे। तो इनकरेक्ट आंसर हमारे पास एक यहाँ जनरेट हो गया। अब एक लॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हो सकता है इस इनकरेक्ट आंसर में भी वही वैल्यू जनरेट हो जाए जो आपके करेक्ट आंसर में, बिकॉज अगर यहाँ ए में जनरेट होता है 5 और बी में जनरेट होता है 4, तो करेक्ट आंसर में आ जाएगा 9। वो 9 भी तो इसी रेंज में फॉल करता है, तो यहाँ भी 9 आ सकता है। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए सिंपल हम एक लूप चलाते हैं कि वाइल करेक्ट आंसर इक्वल इनकरेक्ट आंसर, कि जब तक करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर के बराबर रहेगा हम इनकरेक्ट आंसर को दोबारा जनरेट करवाते रहेंगे। मैं फिर ये लाइन लिख देता हूँ 20। इसका एडवांटेज हमें ये होगा कि अब कभी भी बाकी बटन्स पर करेक्ट आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट आंसर्स होंगे। इनकरेक्ट आंसर्स डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास नहीं होता। अब इस लूप से जब हम एग्ज़िट होंगे तो इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि आपके पास जो इनकरेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर से अलग है। अब हम यहाँ लिखते हैं आंसर लिस्ट डॉट ऐड, और ऐड में मैं यहाँ अब की बार इनकरेक्ट आंसर ऐड करवा देता हूँ। तो ये पोर्शन हमें एरे जो है उसकी एक लोकेशन पर करेक्ट आंसर देगा, बाकी पर क्या आंसर देगा, इनकरेक्ट आंसर देगा। अब हम ये जो बटन्स का सेट टेक्स्ट करवा रहे हैं उसमें हम जस्ट एरे को सेट करवा देते हैं। जैसे एरे हमारे पास है आंसर्स लिस्ट डॉट गेट 0, फर्स्ट वैल्यू जो है वो हम इसमें सेट करवा देते हैं। फिर सेकंड बटन आ गया आंसर्स लिस्ट डॉट गेट 1, और इसी तरह से मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ 2 हो जाएगा अब की बार, और यहाँ जो है हमारे पास वो 3 हो जाएगा। अब इसे सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिक्वायर्ड रिज़ल्ट हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो यहाँ अनफॉर्चुनेटली माइंड ट्रेनर ऐप हैज़ स्टॉप्ड। कैन यू गेस कि ये हमारे पास ऐप किस वजह से क्रैश हुई है? इस कोड में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, अगर आप गेस कर सकते हैं इट विल बी गुड। ओके, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। रीज़न हमारे पास ये है कि जो बटन में हम टेक्स्ट सेट करवा रहे हैं ये पहले हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और यहाँ अब हम इसे लिखते हैं ताकि जो वैल्यू हम यहाँ स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट हो, स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद फिर हम उस वैल्यू को इस्तेमाल कर सकें। और इस तरह से इसे भी हम इस मेथड की ब्रैकेट्स में दे देते हैं, और यहाँ भी हम स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और इस मेथड की ब्रैकेट में दे देते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखते हैं कि हमें रिज़ल्ट जो है वो क्या मिलता है। क्रैश होती है और क्रैश नहीं होती तो इसके रन होने से जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमें क्या मिलते हैं। नहीं जी, सबसे पहले 9 + 1 10, इधर 10 है और बाकी आप देख सकते हैं जो हमारे आंसर्स हैं वो रॉन्ग है। अब इसे दोबारा से मैं रन करता हूँ, और जैसे ही हम इसे दोबारा से रन करते हैं तो क्वेश्चन भी चेंज होना चाहिए, आंसर की प्लेस भी। नाउ 8 + 6 14, पहले एक्यूरेट आंसर इधर था, अब पर्पल बटन में है, और बाकी आप देख रहे हैं जो आपके पास 8 + 6 14, तो बाकी जो हमारे पास आंसर्स हैं वो रॉन्ग है और ये आंसर करेक्ट है, और अब की बार इसकी पोजीशन भी चेंज है। डेट्स गुड जी। अब हम क्या करते हैं कि आंसर को चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं, मतलब यूज़र अगर कहीं क्लिक करेगा तो क्लिक करने से हम बताएंगे कि ये करेक्ट था या रॉन्ग था। तो ये काम करने के लिए हम यहाँ एक मेथड बनाते हैं, और उस मेथड का मैं नाम रखता हूँ आंसर बटन क्लिक्ड, और डेफिनेटली ये बटन के साथ हम अटैच करेंगे। व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हम इसमें पास करते हैं, और आंसर बटन क्लिक्ड का एरर आने की रीज़न हमारे पास क्या है जी, हमने वॉइड नहीं लिखा, पब्लिक वॉइड आंसर बटन क्लिक्ड। और यहाँ आने के बाद अब देखें
ये एक मेथड है जो कि हर बटन के क्लिक होने पर काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया होना चाहिए कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि स्क्रीन पर किस बटन पर हमने क्लिक किया था। इस बटन पर किया था, इस पर किया था, इस पर किया था या इस पर किया था। तो ये काम करने के लिए हम क्या करते हैं, हर बटन के साथ एक टैग एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे ये बटन 0 है तो मैं यहाँ एंड्रॉयड कॉलन टैग, इसके साथ एक टैग लगा लेता हूँ 0। ये टैग हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि किस बटन पर हमने स्क्रीन पर क्लिक किया था। और इसी तरह से यहाँ आते हैं टैग, और इसे मैं टैग 1 लगा लेता हूँ। फिर थर्ड बटन आ गया और इसे हम एंड्रॉयड टैग 2 कर लेते हैं। और लेट्स से इट विल बी क्विक, इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ। इसके साथ हम टैग जो है वो 3 लगा लेते हैं। इसे सेव करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ हम इतना देखेंगे कि ये जो बटन है ये क्लिक करने से टैग जो है वो हमारे पास लॉग में डिस्प्ले होता है या नहीं होता। फिर हम अपने नेक्स्ट कोड पर जाएंगे। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और आंसर बटन क्लिक जो है इसमें आकर सबसे पहले मैं जो है गेट करता हूँ वो बटन जिस पर क्लिक किया है। लेट्स से मैं अभी फ़िलहाल इसका नाम रखता हूँ टैप्ड बटन, फिर हम इसे चेंज करेंगे और उसकी रीज़न मैं आपको बताऊँगा। टैप्ड बटन इज़ इक्वल टू, अब हमने यहाँ से जो टैग था उसे गेट करना है। तो व्यू मतलब जहाँ क्लिक किया है डॉट गेट टैग, पहले हम इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और एट द एंड हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर जो वेरिएबल है वो इंटीजर है जिसमें हम इसे स्टोर करना चाहते हैं। अब सिंपल इज़ डैट, इसे अभी हम लॉक करते हैं और मैं यहाँ बटन टैग जस्ट जो है वो शो करवाना चाहता हूँ। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ टैप्ड बटन, और बाकी हम यहाँ आते हैं और हर बटन में जो हमारे पास ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में हम इसका नाम दे देते हैं ऑन क्लिक। और यहाँ भी मैं आंसर बटन क्लिक्ड, इसी तरह दूसरा बटन और इसमें भी आंसर बटन क्लिक, ताकि हर बटन के क्लिक होने से हमारे पास ये मेथड एग्जीक्यूट हो सके, कोई चांस ऑफ एरर ना हो हमारे पास। लास्ट बटन पर आते हैं और यहाँ भी आंसर बटन क्लिक्ड, और इसे मैं सेव करता हूँ। इसे रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक जो हमारी वर्किंग है वो एक्यूरेट है या नहीं। ये ऐप एग्जीक्यूट हो गई है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो टैग 0 गुड, टैग 1, टैग 2 और यहाँ टैग 3, इसका मतलब ये टैग हमारे पास जो हैं वो आ रहे हैं। अब हम काम क्या करते हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए कि जिस बटन पर क्लिक हुआ था क्या उस बटन पर करेक्ट आंसर है या नहीं है। मैं टैप्ड बटन की जगह इसका नाम रखता हूँ बटन आईडी। नेक्स्ट जो हम काम करने लगे हैं उसके लिए ये नेम ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसे मैं ख़त्म करता हूँ। सिंपल, मैं यहाँ चेक करता हूँ कि इफ़ करेक्ट आंसर, अब मुझे यहाँ करेक्ट आंसर चाहिए और करेक्ट आंसर मैं यहाँ फ़िलहाल एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है वो मैंने क्वेश्चन जनरेटर में बनाया था। तो हम इसे यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और हम इसे क्लास लेवल पर जाकर डिक्लेयर कर लेते हैं और इसकी मल्टीपल डिक्लेरेशन यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब हम यहाँ आते हैं और इफ़ कंडीशन में मैं चेक करता हूँ कि इफ़ करेक्ट आंसर इक्वल इक्वल। अब आप ये देखें कि हमारे पास अगर पहले बटन पर क्लिक होगा तो यहाँ 0 रिटर्न होगा, दूसरे बटन पर क्लिक होगा तो 1, तीसरे पर 2, चौथे पर हमें 3 रिटर्न होगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि जो हमने एरे लिस्ट बनाई थी, जैसे ये एरे लिस्ट है, इसमें भी हमने 0, 1, 2, 3 लोकेशंस पर आंसर्स ऐड किए थे और 0 लोकेशन को बटन 0 पर सेट करवा दिया था, 1 लोकेशन को बटन 1 पर, 2 को बटन 2 पर, 3 को बटन 3 पर। तो यहाँ अगर फ़र्ज़ करें आईडी है 2, तो हम चेक करेंगे क्या लोकेशन 2 पर करेक्ट आंसर है। अगर क्योंकि हमने लोकेशन 2 को बटन 2 पर सेट करवाया हुआ है, अगर लोकेशन 2 पर वही चीज़ हुई जो हमारे पास यहाँ बटन की आईडी पास हुई है उसके हिसाब से मिलती है। बटन की आईडी 2 थी तो हमने एरे की सेकंड लोकेशन पर वैल्यू गेट करनी है जो 0 काउंटिंग से थर्ड बनती है, और वैसे हम उसे
कहेंगे 2 हमारे पास जो थर्ड लोकेशन है, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड मुझे कहना चाहिए। तो हम यहाँ चेक करते हैं इफ़ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू। अब यहाँ मैंने एक्सेस करना है इस एरे लिस्ट को, तो इस एरे लिस्ट को भी हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ भी इसे क्लास लेवल पर डिक्लेयर कर लेता हूँ। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी हम साथ साथ उसे चेंज करते रहेंगे। और यहाँ से ये एरे लिस्ट हो गई। अब मैं यहाँ सिंपल चेक करता हूँ इफ़ करेक्ट आंसर इक्वल जो हमारे पास आंसर्स लिस्ट डॉट गेट, कहाँ से गेट करना है, बटन आईडी, जो बटन आईडी होगी वो गेट हो जाएगी। अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट व्यू है जिसमें इनिशियली हमने करेक्ट किया था, इसमें अब हम उसको सेट करवा देंगे। करेक्ट है तो करेक्ट सेट करवा देंगे, और अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग सेट करवा देंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इसका जो इनिशियल टेक्स्ट है अब उसे हम ख़त्म कर देते हैं। इनिशियली हमारे पास इसमें कुछ भी नहीं होगा। और अब प्रोग्रामिंग में मैं आता हूँ जावा फाइल में, और यहाँ आने के बाद अब हम एक इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेक्स्ट व्यू, और रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू, फिर ऑन क्रिएट में आते हैं और रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू इक्वल टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू। और सिंपली अब हम क्या काम करेंगे कि अगर ऐसा है तो मैं लिखूँगा रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट करेक्ट। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ लिखते हैं एल्स और रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट और रॉन्ग। और एक बार जब यूज़र बटन प्रेस करेगा उसे हम कोई आंसर देंगे। आंसर देने के बाद हम चाहते हैं कि दोबारा से सारी चीज़ चल पड़े, मतलब नया क्वेश्चन आ जाए, बार बार ये चीज़ आंसर प्रेस करते ही नया क्वेश्चन आ जाए, तो सिंपल हम यहाँ क्वेश्चन जनरेटर को कॉल कर लेते हैं। इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमें इस कोड से क्या रिज़ल्ट मिलता है। अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल 9 + 8 17 मैं क्लिक करता हूँ, गुड जी करेक्ट हो गया, और यहाँ क्वेश्चन भी चेंज हो गया, आंसर्स भी चेंज हो गए। 7 + 6 13, देन 6 + 6 12, और एक रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं 15, तो ये यहाँ रॉन्ग आ गया। अब तक हमारे पास ये सारी चीज़ें ठीक हो गई। अब हम यहाँ क्या करते हैं, टाइमर पर जाने से पहले ये जो हमारे पास स्कोर टेक्स्ट व्यू है इसे अपडेट करते हैं। स्कोर टेक्स्ट व्यू को अपडेट करने के लिए सिंपली हम क्या काम करते हैं कि दो यहाँ मैं इंटीजर्स जो हैं डिक्लेयर करता हूँ। एक का नाम रखता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इनिशियलाइज में इसे कर देता हूँ 0 से, और फिर मैं एक का नाम रखता हूँ करेक्ट अटैम्प्ट्स, और इसको भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब सिंपली जैसे ही हमारे पास कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट हुआ, तो क्वेश्चन जनरेट होते ही हम लिख देंगे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्लस प्लस, कि आपके पास एक क्वेश्चन जो है वो नया जनरेट हो गया है। और बाकी जहाँ ये जो इफ़ कंडीशन है, जिस जगह हम ये सेट कर रहे हैं कि आंसर करेक्ट था, तो यहाँ हम करेक्ट अटैम्प्ट्स को प्लस प्लस कर देते हैं। मतलब यहाँ अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी तो करेक्ट अटैम्प्ट्स की वैल्यू में भी 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। अब हमने स्कोर टेक्स्ट व्यू को इस्तेमाल करना है। स्कोर टेक्स्ट व्यू को इस्तेमाल करने के लिए एज बिफोर टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसका मैं नाम रखता हूँ स्कोर टेक्स्ट व्यू, और ऑन क्रिएट में आते हैं और इसे लाइन को यहाँ से हम यहाँ इसके बाद लिखते हैं स्कोर टेक्स्ट व्यू इज़ इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट स्कोर टेक्स्ट व्यू। और यहाँ आने के बाद जब हमारे पास राइट और रॉन्ग का फैसला हो जाता है, एल्स के बाद मैं लिखता हूँ स्कोर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। अब हम स्कोर टेक्स्ट व्यू में क्या टेक्स्ट सेट करवाना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मैं करेक्ट अटैम्प्ट्स शो करवाना चाहता हूँ, तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करेक्ट अटैम्प्ट्स। फिर दरमियान में हम चाहते हैं एक स्लैश शो करवाना। इसके बाद प्लस भूल गया था मैं। इसके बाद हम यहाँ फिर स्ट्रिंग
डॉट वैल्यू ऑफ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस थे हम ये शो करवाना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं जी इसे और लेट्स सी द रिजल्ट्स। एक काम मज़ीद ये भी करते हैं कि यहाँ इनिशियली हमने इसमें 20/20 लिखा हुआ था और अब क्योंकि हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इनिशियली मैं इसे यहाँ 0/0 कर देता हूँ। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं ताकि प्रॉपर जो है हमें इसमें वैल्यूज़ उसी तरह से नज़र आएँ जिस तरह से हम इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये जी हमारे पास ऐप रन हो गई। 0 है, 0 + 8 8, वेरी गुड। 1 1, 9 + 4 14, करेक्ट। अब एक रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं तो ये देखें टोटल क्वेश्चंस 3 हैं, राइट अटैम्प्ट्स 2 12। अब फिर एक रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं, फिर रॉन्ग अटैम्प्ट करते हैं, तो आप देखें यहाँ चीज़ें इंक्रीज़ होती जा रही हैं। अब हम जस्ट क्या काम करते हैं, टाइमर वाला काम करते हैं कि ये टाइमर जो है हमारे पास जैसे ही चलेगा, जैसे 10 सेकंड्स तक मैंने रखा है, ये सारी चीज़ें चेंजेबल हैं, आप लोग इसे जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं। तो इतना टाइम होने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिस्पॉन्ड करेगा। यहाँ आते हैं और मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि एक अलग मेथड मैं बना लेता हूँ टाइमर के लिए, पब्लिक वॉइड टाइमर या क्वेश्चन टाइमर विल बी अ बेटर नेम। और इस क्वेश्चन टाइमर में हम क्या करते हैं, एक न्यू काउंटडाउन टाइमर बनाते हैं। टोटल इसमें जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ 10,000। तो जैसे हमने अलार्म एप्लीकेशन में देखा था, ताकि आपको ये व्यू प्रॉपर हो सके, हम यहाँ इस तरह से वैल्यू दे देते हैं और आफ्टर एवरी 1 सेकेंड मैं इसे रीशेड्यूल करना चाहता हूँ। यहाँ आने के बाद अब हमारे पास एक मेथड है ऑन टिक। ऑन टिक मेथड में जस्ट हम क्या करेंगे कि इस टेक्स्ट व्यू की जो वैल्यू है उसे चेंज करते रहेंगे, मतलब जो हमारे पास रिमेनिंग टाइम रह जाएगा वो शो होता रहेगा। तो उस टेक्स्ट व्यू को यूज़ करने के लिए हम पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं टेक्स्ट व्यू, और इसका मैं रखता हूँ नाम टाइमर टेक्स्ट व्यू। और फिर ऑन क्रिएट में आते हैं। ऑन क्रिएट में आने के बाद मैं टाइमर टेक्स्ट व्यू इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. और लिखते हैं टाइमर टेक्स्ट व्यू आ गया। अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ जस्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, टाइमर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट के क्या उसका टेक्स्ट हम सेट करना चाहते हैं जो भी यहाँ लॉन्ग में वैल्यू होगी। तो स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लॉन्ग और डिवाइडेड बाय 1000, ताकि सेकंड्स की सूरत में नज़र आए, अदरवाइज़ ये मिली सेकंड्स की सूरत में होगा। और प्लस हम इसके साथ एक s कर देते हैं सेकंड्स के लिए। ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो इसका मेथड है ऑन फिनिश। ऑन फिनिश मेथड में अब हम क्या काम करना चाहते हैं, ऑन फिनिश मेथड में एक काम तो मैं ये करना चाहता हूँ कि टाइमर टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट टू 0 सेकेंड, ये 0 सेकेंड हो जाएगा। दूसरा जो रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू है, अब हम उसमें यूज़र को शो करवाना चाहते हैं उसका टोटल स्कोर। तो मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ हम लिखते हैं कि योर फाइनल स्कोर इक्वल टू, और यहाँ अब हम वैल्यूज़ कौन कौन से लिखेंगे, फाइनल स्कोर में जो करेक्ट अटैम्प्ट्स हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ करेक्ट अटैम्प्ट्स, और हम इसे कर देते हैं डॉट स्टार्ट। इतना काम करते हैं, फिर इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त चेक करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसे रन करते हैं। और अब हम मेन एक्टिविटी में आ गए हैं। क्वेश्चन टाइमर को हमने कब एग्जीक्यूट करना है, क्वेश्चन टाइमर को आप एक तो स्टार्ट में ही एग्जीक्यूट करेंगे क्वेश्चन टाइमर, और दूसरा जैसे ही यूज़र आंसर बटन प्रेस करेगा और आंसर बटन के साथ जैसे ही आप क्वेश्चन जनरेटर कॉल करेंगे, क्वेश्चन जनरेटर के साथ साथ हम यहाँ पर क्वेश्चन टाइमर जो है उसे भी दोबारा से कॉल कर लेंगे। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ तक ही हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है या नहीं देता। अच्छा, वन थिंग मोर, टाइमर को जो है क्योंकि अभी हमने प्ले अगेन डिज़ाइन नहीं किया, हम एक ही बार ऑन क्रिएट में कॉल करेंगे, अदरवाइज़ तो यहाँ कॉल करने से वो दोबारा स्टार्ट हो सकता है, एक लॉजिकल एरर जो है वो हमारे पास यहाँ फिर पॉइंट हो जाएगा। खैर,
सिर्फ हम इसे टाइमर को इनिशियली ऑन क्रिएट में कॉल कर देंगे। अब हम यहाँ आते हैं, ये देखें टाइमर चल रहा है, 7 + 4 11, 3 साथ साथ आंसर मिल रहे हैं, रॉन्ग भी मिल रहा है हमें, राइट भी मिल रहा है, फिर 11 हो गया, और देखें योर फाइनल स्कोर 4 था। अब यहाँ एक चीज़, जब फाइनल स्कोर ये आता है, अब मैं नेक्स्ट चाहता हूँ कि ये मज़ीद प्ले ना हो सके, लेकिन मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मज़ीद चलना शुरू हो गया है। तो एक चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि टाइमर के फिनिश होने के बाद हम आंसर्स पर अगर क्लिक भी करते हैं तो मज़ीद कोई वर्किंग ना हो। इस काम को करने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही टाइमर फिनिश होता है, आप यहाँ जितने भी बटन्स हैं इनमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इज़ क्लिकेबल, और उसे हम क्या कर देते हैं, यहाँ एक इज़ क्लिकेबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम एक और मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि आप उसमें ट्रू फॉल्स पास कर सकते हैं। सेट क्लिकेबल, सेट क्लिकेबल को हम यहाँ क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो फॉल्स का मतलब ये है कि अब आप इस बटन पर क्लिक नहीं कर सकेंगे। इस तरह बटन 1 डॉट सेट क्लिकेबल फॉल्स, सिंपली फिर हम लिखते हैं बटन 2 डॉट सेट क्लिकेबल, यहाँ भी फॉल्स कर देते हैं, और बटन 3 डॉट सेट क्लिकेबल, और इसे भी मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या टाइम ख़त्म होने के बाद फिर आंसर सिलेक्ट तो नहीं होता। 9, 16, 10, 8, 2, एक रॉन्ग्स भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ, 11, फाइनल स्कोर इज़ 6। अब आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ऑलमोस्ट जी ये कंप्लीट हो गई। लास्ट अब इसमें क्या है कि हम एक बटन बनाते हैं प्ले अगेन का, तो जैसे ही हम प्ले अगेन का बटन दबाएंगे तो दोबारा से हम टाइमर को स्टार्ट करने के बाद इन चीज़ों को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकेंगे। और प्ले अगेन को डिज़ाइन करना और फिर इन सब चीज़ों को ज़ीरो करना और इन्हें चलाना, ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए एज ए चैलेंज करता हूँ। तो आप वीडियो पॉज करें और गो फॉर इट कि आप इसे बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब प्ले अगेन डिज़ाइन करने के लिए हम जो है इधर आते हैं, और यहाँ आने के बाद हमें प्ले अगेन का बटन जो है वो यहाँ जो रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू है, यहाँ हमारे पास ये था रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू। इसमें ना मैं इनिशियली बटन की सेटिंग के लिए कोई वैल्यू दे देता हूँ, बाद में जो है हम इसे ख़त्म कर देंगे। मैं इसके नीचे उस बटन को लाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ डिज़ाइन में आते हैं और ये बटन हमारा डेफिनेटली रिलेटिव लेआउट पर लगेगा। मैं फ़िलहाल इसे कहीं भी रिलेटिव लेआउट पर आकर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये बटन हमारे पास यहाँ इंसर्ट हो गया। टेक्स्ट में आते हैं और अब जो है इस बटन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम वही कर लेते हैं जो कि इस टेक्स्ट व्यू की थी, ताकि हमारे पास ये इसके हिसाब से पोजीशन हो जाए। यहाँ हम इस बटन की जो आईडी है वो मैं लिख देता हूँ प्ले अगेन बटन, और इसी तरह से जो इस बटन का टेक्स्ट है वो भी हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ मैं इसमें जो इसका टेक्स्ट है ये यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ जैसे ये प्ले अगेन बटन है और ये हमारे पास बटन आ गया, और यहाँ ये प्ले अगेन बटन, ये इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हम कर लेते हैं प्ले अगेन। और इसी तरह से थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह जो है हम, ताकि बटन थोड़ा प्रोमिनेंट रहे, टेक्स्ट साइज़ इसका 18 है, लेट्स से ट्राई 30। और इसी तरह से जो बैकग्राउंड है इसका वो हम यहाँ से भी कोई चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास बैकग्राउंड जो हैं अवेलेबल हैं, और इनमें से भी आप अगर चाहें तो कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास उसका इफ़ेक्ट आता है। मैं ये चूज़ करता हूँ तो इस तरह से हमारे पास ये बटन बना हुआ आ जाएगा। खैर, लुकिंग गुड। अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं और ये जो टेक्स्ट व्यू है मेरे पास, इसकी ये जो सेटिंग्स हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ट्रू, इसे हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं। मतलब मैं इसे सेंटर हॉरिजॉन्टल करता हूँ वर्टिकली, यहाँ आने के बाद इसे हम पेस्ट कर देते हैं।
तो पेस्ट कर दिया, ये सेंटर हो गया। सेंटर होने के बाद जस्ट अब आपने क्या करना है कि इसका टॉप से जो मार्जिन है, जैसे यहाँ हमारे पास इसका जो टॉप से मार्जिन था वो 450 था, इसे कॉपी करते हैं ताकि इसके बाद ही हम मज़ीद जो चेंज करना चाहें इसमें करें। और यहाँ आने के बाद मैं इसे पेस्ट करता हूँ और ये हम 480 यहाँ वैल्यू देते हैं, 490 नॉट गुड, 510 वेरी गुड। तो ये हमारे पास बटन जो है इस तरह से अब आपके पास स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अब देखें, इनिशियली जब हमारे पास ये स्टार्ट होगा तो हम नहीं चाहते कि प्ले अगेन का बटन सामने आए। प्ले अगेन का बटन हमारे पास उस वक्त आना चाहिए जब आपके पास एक बार ये सब सिलसिला ख़त्म हो जाता है। तो प्ले अगेन के बटन को सिलेक्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी। इसकी विजिबिलिटी को मैं इनिशियली इनविजिबल कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इनविजिबल होगा। मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि हमने इसे इस्तेमाल करना है। बटन प्ले अगेन बटन ही मैं इसका नाम रखता हूँ और लाइक अदर्स हम यहाँ जो है प्ले अगेन बटन इज़ इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट id डॉट प्ले अगेन बटन। और जैसे ही अब आपके पास ये टाइमर ख़त्म होता है, टाइमर ख़त्म होते ही हम इसे विजिबल कर देते हैं ताकि जैसे टाइमर ख़त्म हो फाइनल स्कोर आए और ये विजिबल हो जाए। प्ले अगेन बटन डॉट सेट विजिबिलिटी और यहाँ मैं व्यू डॉट विजिबल, ये विजिबल हो गया। अब हम इसका कोड करते हैं कि जैसे यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो पब्लिक वॉइड प्ले अगेन बटन, या ये अच्छा है सेट प्ले अगेन बटन। तो हम यहाँ व्यू क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे क्योंकि आप इसे बटन के साथ अटैच करना चाहते हैं। अब यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें आप इनिशियल लेवल पर कर दें। सबसे पहले तो यहाँ ये होगा कि जो प्ले अगेन बटन है ये दोबारा से हमारे पास इनविजिबल हो जाएगा, तो मैं व्यू डॉट इनविजिबल। फिर जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थे उन्हें हम दोबारा ज़ीरो कर देंगे और जो करेक्ट अटैम्प्ट्स थी उन्हें दोबारा से ज़ीरो कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास टेक्स्ट व्यू थे, जैसे टाइमर टेक्स्ट व्यू है डॉट सेट टेक्स्ट, और इसे हम ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो कर दें बेहतर है लॉजिकली, अदरवाइज़ तो आप जब दोबारा से टाइमर को कॉल करेंगे वो इसे ज़ीरो सेट कर देगा। फिर स्कोर टेक्स्ट व्यू जो है इसमें आप दोबारा से ज़ीरो कर देंगे और क्वेश्चन टेक्स्ट व्यू में तो हमारे पास क्वेश्चन टेक्स्ट सेट हो जाएगा। इसी तरह से जो रिज़ल्ट टेक्स्ट व्यू है उसे भी हम क्या कर देंगे, इनिशियली ब्लैंक कर देंगे कि रिज़ल्ट दोबारा से आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। ज़रा यहाँ जो स्क्रीन है उसे देखते हैं, ये भी हमने चेंज कर लिया, ये भी चेंज कर चुके हैं और ये वैल्यू भी चेंज हो गई है। इस बटन को हमने इनविजिबल कर दिया है। तो अब इसके अलावा क्या चीज़ रह सकती है? हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जितने भी बटन्स थे इनका क्लिकेबल हमने फॉल्स किया हुआ था कि आप इन्हें क्लिक नहीं कर सकते। तो दोबारा से बटन ज़ीरो डॉट सेट क्लिकेबल आप ट्रू कर देंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं यूज़र दोबारा से जो है सिलेक्ट कर सके एक्यूरेट आंसर को। तो ट्रू, इसी तरह से बटन टू डॉट सेट क्लिकेबल ट्रू और बटन थ्री डॉट सेट क्लिकेबल ट्रू। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम यहाँ क्वेश्चन जनरेटर को कॉल कर लेंगे और क्वेश्चन जनरेटर के साथ साथ क्वेश्चन टाइमर को कॉल कर लेंगे। और यहाँ आने के बाद इस बटन का जो ऑन क्लिक है उस ऑन क्लिक में आते हैं और ऑन क्लिक में सेट प्ले अगेन बटन, सेव, एग्जीक्यूट। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ देखते हैं इसे। और यहाँ ये बटन का जो हमने एट्रीब्यूट सेट किया था फॉरगेट इट, तो इसे ख़त्म कर देते हैं अगर इसमें कोई प्रॉब्लम भी फ़िलहाल है, क्योंकि हम अपनी लॉजिक को पहले चेक करते हैं फिर ये डिज़ाइन टाइप इश्यूज़ को देखा जा सकता है। तो ये जी हाँ, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 12 4 5
11 4 9, फाइनल स्कोर 7। प्ले अगेन, टाइमर फिर से स्टार्ट हो गया, चीज़ें ज़ीरो हो गई। 9 11 5 6 4 और रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं। टोटल स्कोर 5, यहाँ 6/5। फिर प्ले अगेन, आप फिर से चलाएंगे, ये आपके पास फिर से चलना शुरू हो जाएगा। अब आखिरी चीज़ हमारे पास रह जाती है कि शुरू में हम इसके लिए एक गो का बटन बनाते हैं, और वो जो बटन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो आएगा। फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सिलसिला सारे का सारा आपके पास शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ, लेकिन आप काम जो है वो खुद करेंगे। जैसे ये गो का बटन है, हिंट मैं आपको इसके लिए ये देता हूँ कि आप ये सारी की सारी चीज़ें जो करंटली स्क्रीन पर हैं एक नई लेआउट में इंसर्ट कर दें और इनिशियली उस लेआउट को हाइड कर दें। जैसे ही हम गो का बटन प्रेस करेंगे, जैसे हमने प्ले अगेन को हाइड कर दिया था, जैसे ही हम गो का बटन प्रेस करेंगे, गो का बटन प्रेस करने से गो का बटन हाइड हो जाएगा और ये सब की सब चीज़ें हमारे पास क्या हो जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी। और पॉज द वीडियो, गो फॉर इट। आई होप आपने मैनेज कर लिया होगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक रिलेटिव लेआउट में मज़ीद यहाँ लाकर लगाता हूँ, ये वो रिलेटिव लेआउट आ गई। अब हम सिंपली क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आसान ये काम टेक्स्ट व्यू में जाकर होगा कि ये जो चीज़ें इस लेआउट में, इस रिलेटिव लेआउट पर हमने लगाई हुई हैं, जितनी भी हमारे पास यहाँ हैं, ये ग्रिड तक, इसे हम यहाँ से कट करते हैं। और कट करने के बाद ये जो रिलेटिव लेआउट अभी हमने लगाई है यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें एज इट इज़ हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। अब इस लेआउट को इनिशियली मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये आ गई ये लेआउट। इस लेआउट को एक आईडी देते हैं ताकि हम इसे रेफ़र कर सकें, और आईडी मैं इसे देता हूँ गेम लेआउट, या गेम नहीं, गेम लेआउट ही ठीक रहेगा, लेट्स से गेम लेआउट। और इनिशियली हम इसकी विजिबिलिटी को क्या कर देते हैं, मैं इसकी विजिबिलिटी इनविजिबल कर देता हूँ। फिर हम एक बटन बनाते हैं, और वो बटन जो है मैं फर्स्ट मेन लेआउट पर लाकर लगाता हूँ। ये हमारे पास एक बटन हो गया, और इस बटन को आप सेंटर कर लें। यहाँ आते हैं हम, यहाँ आने के बाद ये बटन हो गया। इस बटन की जो आईडी है वो मैं लिख देता हूँ गो बटन, क्योंकि हम इस पर गो का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। और फिर डिज़ाइन में आने के बाद इस बटन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो साइज़ है इसका, टेक्स्ट साइज़, वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ जैसे 36 है 36 कर देते हैं। इससे भी इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं, 55 SP कर देता हूँ। और फिर 55 SP कर देते हैं, और 55 SP करने के बाद हम ये जो बटन है, इस बटन पर, यहाँ से इस बटन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में आते हैं, और यहाँ हम को जस्ट ये लिख देते हैं। और फिर इस बटन की थोड़ी सी जो पैडिंग है वो ज़्यादा करते हैं ताकि ये दरमियान में बेहतर तरह से नज़र आ सके हमें। और स्क्रॉल अप करते हैं, ये पैडिंग आ गई। यहाँ पैडिंग में मैं 10 दे लेता हूँ, 10 नहीं, लेट्स से 20 देते हैं पैडिंग में, 25 पैडिंग विल बी गुड। और इसी तरह से इसका जो बैकग्राउंड है वो हम कोई कलर जो है यहाँ चूज़ कर लेते हैं, कोई भी कलर जो प्रोमिनेंट हमें नज़र आए। लेट्स से मैं यही कलर चूज़ कर लेता हूँ। और फिर हम इस बटन को कहाँ ले आते हैं, सेंटर ले आते हैं। सेंटर लाने के लिए सिंपल मेथड हमारे पास क्या होता है कि आप यहाँ आएँ, और इस बटन में आने के बाद हम लिखते हैं एंड्रॉयड, और यहाँ आपके पास सेंटर हॉरिजॉन्टल, इसे हम ट्रू कर देते हैं। और इसी तरह से एंड्रॉयड कॉलन और सेंटर हॉरिजॉन्टल के बाद हमारे पास ये लेआउट है, और लेआउट में जिस तरह सेंटर हॉरिजॉन्टल था ये सेंटर वर्टिकल आ गया। इसे भी आप क्या कर दें, ट्रू कर दें। तो बटन आपके पास कहाँ आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल।
तो अब मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आते हैं और यहाँ आने के बाद यहाँ मैं इसका कोड सेट करता हूँ, पब्लिक वॉइड और सेट गो बटन व्यू का ऑब्जेक्ट हम इसमें पास करते हैं। अब देखें सिंपली इसमें हमने करना क्या है कि प्ले अगेन बटन, सॉरी ये जो हमारे पास बटन है इसकी विजिबिलिटी को क्योंकि हमने चेंज करना है, और विजिबिलिटी को चेंज करने के लिए क्या हम करेंगे, इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसे फिर मैं आईडी जो है वो गो बटन मैंने ऑलरेडी दी हुई है, इस आईडी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो बटन और इसका नाम भी मैं गो बटन रखता हूँ। ऑन क्रिएट में आते हैं, ऑन क्रिएट में आने के बाद हम इसे इनिशियलाइज़ करते हैं, गो बटन इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट गो बटन हमारे पास हो गया। और अब आपने करना क्या है कि जैसे ही इस बटन पर क्लिक होगा तो सबसे पहले हम गो बटन डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट इनविजिबल, इसे हम इनविजिबल कर देंगे और साथ ही ये जो लेआउट हमने यहाँ बनाई थी जिस पर बाकी सब चीज़ें इंसर्ट की थी, गेम लेआउट, इसे विजिबल कर देंगे। तो इसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं रिलेटिव लेआउट का, जो कि इनिशियली हमने इसे इनविजिबल किया हुआ था। मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाता हूँ रिलेटिव लेआउट और इसका नाम मैं गेम लेआउट रखता हूँ। अब हम यहाँ ऑन क्रिएट में आते हैं और ऑन क्रिएट में आने के बाद गेम लेआउट इज़ इक्वल टू relative layout find view by id r dot id dot और यहाँ हमारे पास ये आ गया गेम लेआउट। अब हमने बेसिकली इसकी विजिबिलिटी वहाँ चेंज, हम इसके मेथड में आते हैं और ये हमारे पास इसका मेथड हो गया। अब मेथड में आने के बाद मैं लिखता हूँ गेम लेआउट डॉट सेट विजिबिलिटी और लेआउट्स के लिए हम डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं लेआउट डॉट विजिबल, कि आप इस लेआउट को क्या कर रहे हैं, विजिबल कर रहे हैं। अब इस लेआउट को हमने विजिबल कर दिया, ये लेआउट हमारे पास विजिबल हो जाएगी और इस लेआउट के विजिबल होते ही हमारे पास बेसिकली क्या होना चाहिए कि जैसे ही आप लेआउट को विजिबल करते हैं वैसे ही टाइमर स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जानी चाहिए। इसके लिए एक सिंपल मेथड हम ये फॉलो करते हैं कि हम यहाँ क्वेश्चन जनरेटर को, इसी तरह से क्वेश्चन टाइमर जो है उसे यहाँ हम कॉल कर लेते हैं और देखते हैं ये चीज़ वर्क करती है हमारे पास या नहीं करती। ये हमारे पास एक गो बटन आ गया और अभी मैं इसे थोड़ी देर बाद क्लिक करूँगा। एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्लिक किया, टाइमर जो है हमारे पास देखिए 2 सेकंड रह गया, चेंज हो रहा है। इसकी रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न इज़ डैट गो बटन हम ऐप के ऑन होने के थोड़ी देर बाद प्रेस करते हैं और टाइमर हमने ऑन क्रिएट में कॉल कर लिया। तो ये क्वेश्चन जनरेटर और टाइमर अब ये हम ऑन क्रिएट में कॉल नहीं करेंगे बल्कि ये उस वक्त कॉल होंगे जब गो बटन को प्रेस किया जाता है। अब इसे जी एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब जैसे ही आप बेशक जितनी मर्ज़ी देर बाद गो प्रेस करेंगे, गो प्रेस करते ही टाइमर आपका प्रॉपर स्टार्ट होगा। 7, फिर 7, then 4, then 6, wrong attempt, right attempt, final score, play again। तो आई होप आपने कुछ नए ऑप्शन इसमें सीखे होंगे। अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।